नमस्कार, सनराइज न्यूज के इस मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। हम रोज किसी शख्स को जोड़ते हैं, उनसे बात करते हैं और आज हमारे साथ मधुकर कुमार जी जुड़े हुए हैं। ये वरिष्ठ पत्रकार हैं और पत्रकारिता जगत में कई सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चूंकि चुनावों की पूरी बयार है, चुनावी मौसम चल रहा है और एक पूरा लोकतंत्र का जो उत्सव है, त्योहार है, उसकी तैयारी चल रही है। कुछ ही महीनों में बहुत कम अंतराल बचा हुआ है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उसके साथ ही और भी 4 राज्यों में चुनाव होंगे। हालांकि फिलहाल हम उत्तर प्रदेश पे पूरी बात करेंगे और उत्तर प्रदेश में यह आशंका है, ये लग रहा है, क्योंकि पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि हो सके तो चुनाव को टालने की कोशिश करिए, रैलियों को टालने की कोशिश करिए। और उसी के साथ अब एक चर्चा गलियों गलियारों में चर्चा चलने लगी है, राजनीतिक पंडितों में भी ये हलचल हो गई है और उसी के साथ चाय की टपरियों पर यह चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में कहीं राज्यपाल या राष्ट्रपति शासन तो नहीं लगेगा, चुनाव लंबे वक्त तक टलेगा तो नहीं, और अगर टल भी रहा है तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इन सब चीजों को लेकर के आज हम बात करेंगे। तो हमारे साथ मधुकर जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए। क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश में चुनाव जिस तरह से समीकरण सारी पार्टियां बना रही हैं और सारे समीकरण सद रहे हैं, तो क्या कुछ लगता है अगर चुनाव टले या वक्त लंबा खिंचा तो किसको कितना फायदा होगा, किसको बहुत नुकसान होगा? जाहिर तौर पर इस वक्त जो हालात दिख रहे हैं, इस वक्त बीजेपी जो है वो सबसे अच्छी और मतलब कुल मिलाकर कहें तो मजबूत स्थिति में है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये भी है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव उनको चुनौती दे रहे हैं, उनकी सभाओं में जिस तरीके की भीड़ आ रही है या फिर लोगों का जो अपार समर्थन और सबसे बड़ी ताकत उनकी जितने छोटे छोटे तमाम पार्टियां हैं उनको वो साथ ला रहे हैं, तो ये उनकी सबसे बड़ी इस वक्त ताकत है और सबसे बड़े विपक्ष के तौर पर वो उभरे हैं। तो ऐसे वक्त में मुझे लग रहा है कि मुख्य चुनौती अखिलेश यादव दे रहे हैं, लेकिन अगर चुनाव यहाँ पे टलता है तो जाहिर सी बात है इस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान अखिलेश यादव को ही होना, ऐसा मुझे लगता है। इसके पीछे कई कारण है। पहला तो ये कि पिछले 5 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको लेकर के योगी सरकार पहले ही सबके निशाने पर है, जनता के निशाने पर है, विपक्ष उनसे लगातार सवाल कर रहा है। दूसरा ये कि जिस तरीके से लोग साथ आए हैं, सबको एक लंबे वक्त तक साथ बनाए रखना, ये अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती होती है। और अगर ये चुनाव टलता है तो इस बीच में कहीं बीजेपी, क्योंकि बीजेपी इस चीज में माहिर है, अगर बीजेपी इस चीज में कोई खेला करती है कि उनके साथ जो अखिलेश यादव के साथ है छोटे छोटे दल, उनको अगर बीजेपी तोड़ने में कामयाब हो जाती है तो फिर इसका नुकसान अखिलेश यादव को होगा। और जैसे ही चुनाव टलता है तो चुनाव टलने के बाद जो जनता है उसके बीच में क्या मैसेज जाता है, और हो सकता है कि ये चुनाव काफी वक्त तक टल जाए, 5 महीने 6 महीने या संभवतः 1 साल अगर चुनाव टलता है तो इससे इस बीच में भी जो बीजेपी है वो कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगी जिससे जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज जाए। अच्छा मैसेज के पीछे मेरा मकसद ये है कि इस वक्त आप देख रहे होंगे कि कोरोना काल के दौरान जिस तरीके की अव्यवस्था फैली, जनता काफी नाराज है। आज युवा जो है वो रोजगार को लेकर के सवाल पूछ रहा है। अभी हाल ही का मुद्दा आया था जब पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर के योगी सरकार से जनता काफी नाराज दिख रही थी। तो इन सबको डैमेज कंट्रोल करने का उनको मौका मिल जाएगा। तो ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी को इससे फायदा हो सकता है, जबकि विपक्ष को इससे बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, अलग अलग क्षेत्रों की अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो एक बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया, अवध का क्षेत्र अलग हो गया और उसके बाद पश्चिमी क्षेत्र है। पश्चिमी क्षेत्र में चूंकि हमेशा से किसानों का मुद्दा रहा है, किसान आबादी जो है वहां पर वो ज्यादा है, तो वहां पर एक किसानों का मुद्दा उठता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में ले लें हम तो बुंदेलखंड हमेशा से उपेक्षा का शिकार हो जाता है, आपका झांसी और अय्या जालौन ये एरिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की है, अभी एक्सप्रेसवे का शिलान्यास सारा कुछ किया है। तो आपको क्या लग रहा है, एक तरीके से अगर सियासी समीकरण या गणित समझें तो भारतीय जनता पार्टी किन किन क्षेत्रों से नुकसान उठाएगी और समाजवादी पार्टी कहां से वहां मजबूती दिखा पाएगी? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो जयंत चौधरी के साथ है, तो वहां मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी को थोड़ा सा फायदा होने वाला है। लेकिन और अगर क्षेत्रों की बात करें तो वहां पे किसका क्या समीकरण रहेंगे, क्या गणित बैठेगी? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करते हैं तो वहां पे सीधा जो जा रहा है टक्कर है, मतलब फायदा होता हुआ दिख रहा है वो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के गठबंधन को होता हुआ दिख रहा है। किसान नाराज भी है वहां पे। अब बीजेपी भले ही अब
हालात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वहां पे बीजेपी नेताओं का प्रचार करना तक मुश्किल हो गया है। बीजेपी नेता भले ही पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बुंदेलखंड हो, अवध का इलाका हो, यहाँ पे प्रचार भले ही कर रहे हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी है वहां पे। तो वहां पे तो एक कांटे की टक्कर नहीं मैं कहूंगा, वहां पे मैं कहूंगा कि वहां पे अखिलेश यादव बढ़त बनाए हुए हैं अभी भी, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव। बाकी बात रही आपका पूर्वांचल में, अगर आते हैं तो पूर्वांचल में कांटे की टक्कर जो है ना वो दिख रही है। क्योंकि पूर्वांचल आपका योगी आदित्यनाथ का गढ़ भी है, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सांसद भी हैं, जितने भी कैबिनेट हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट हो, सभी का मुख्य फोकस जो इस वक्त है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश पर है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो कार्यक्रम हुआ था, सारा मंत्रिमंडल वहां पे पहुंच गया था। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पूर्वांचल जो है वो तो उसका सेफ है, लेकिन टक्कर वहां भी मिल रही है और अखिलेश यादव इस वक्त मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि बीजेपी उनसे ज्यादा मजबूत है। अखिलेश यादव टक्कर जरूर दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी बहुत मजबूत है। अब बाकी बात करते हैं बुंदेलखंड की। तो बुंदेलखंड में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार अखिलेश यादव को पहले से ज्यादा, 2017 के अगर चुनाव को देखें तो उस समय के मुकाबले इस वक्त ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके पीछे वजह है, एक तो बुंदेलखंड के अंदर जो काम वैसा कुछ हुआ नहीं है पिछले 5 साल के दौरान जितना बीजेपी कहती है। दूसरा, रोजगार और वहां का जो डेवलपमेंट है वो उतना हो नहीं पाया है। और इसका तीसरी सबसे बड़ी वजह है मायावती का कमजोर होना। बुंदेलखंड का जो इलाका है वो मायावती का कहीं ना कहीं गढ़ रहा है, जाहिर सी बात है, बिल्कुल। तो वहां पे मायावती का कमजोर होना ये अखिलेश यादव को फायदा दे जाएगा। और ये फायदा तब दे जाएगा जब बीजेपी के ध्रुवीकरण की जो राजनीति है वो ना चले। क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरीके से वहां पे कैंपेन कर रहे हैं, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, हर समाज के लोग जुड़ रहे हैं। देखिए आपको पिछले कुछ महीनों के अंदर, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या फिर अपना दल हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम दलों के नेता जो है वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। मतलब लोगों को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब यहाँ की फिजाएं जो है वो बदल रही है, लोगों का भरोसा अब अखिलेश यादव पे आ रहा है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि बुंदेलखंड में बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान होने जा रहा है, और इसका बीजेपी को नुकसान होगा और वहां पे मायावती को नुकसान होगा, और जिसका सीधा फायदा अखिलेश यादव को होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अब बात कीजिए अवध की, तो अवध का जो इलाका है वो राजनीतिक रूप से काफी सेंसिटिव, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहां पे राम मंदिर का मुद्दा सबसे मेन अहम मुद्दा हो जाता है। हालांकि बीजेपी ने वहां पे राम मंदिर बनना शुरू हो गया है, तो बीजेपी इसका साफ तौर पर चुनावी रैलियों में अपने इसका इस्तेमाल कर रही है और आने वाले समय में करेगी भी। लेकिन वहां के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां के जो स्थानीय मुद्दे हैं, वो अभी भी उसको समाधान नहीं किया गया, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर के हो, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो, चाहे शहरों में भले ही आप सड़कें बनवा दें, वहां पे आप लाइट लगवा दें, लेकिन गांव में जब तक आपको सारी सुविधाएं आप नहीं देते हैं तो वहां के ग्रामीण के बीच में आपकी छवि ठीक नहीं जाती है। तो वहां के युवा आपसे सवाल कर रहे हैं, और इस सवाल का जवाब न देने के बजाय बीजेपी क्या कर रही है, वहां पे राम मंदिर का मुद्दा उठा रही है। अब इसी चीज का मौका मिल गया अखिलेश यादव। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं कि वो इन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं, वो मुद्दों को पकड़ रहे हैं। आप याद कीजिए, जैसे बंगाल के अंदर जो चुनाव हुआ था, वहां पे भी बीजेपी ने एक तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पे जो ममता बनर्जी थी, उन्होंने लोकल मुद्दों को उठाया, छोटे छोटे मुद्दों को उठाया, सड़क, बिजली, पानी, रोजमर्रा की जरूरतें, लोगों की बुनियादी सुविधाएं, इन सवालों को उठाया था और उनको कामयाबी मिली थी। और उसी ट्रैक पर चलते हुए इस वक्त अखिलेश यादव दिख रहे हैं। हालांकि अवध के अंदर मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश यादव को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वहां पे बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है। लेकिन अखिलेश यादव वहां पे भी बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और एक ब्रज क्षेत्र में भी चर्चा चल रही है कि यहाँ से खुद योगी आदित्यनाथ हो सकता है कि मथुरा से आकर के चुनाव लड़ें, तो इसमें भी बड़ा सा एक संशय है। दरअसल इसको लेकर के है ना कि योगी आदित्यनाथ के जो चुनाव लड़ने को लेकर के वो कई सीटों से चल रहा है। दरअसल उनके पहले नाम आया कि वो अपने संसदीय क्षेत्र जो पहले उनका था गोरखपुर, वहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं। फिर आया कि वो हो सकता है अयोध्या की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। फिर इसी बीच खबर आता है कि मथुरा से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो दरअसल बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के है कि योगी आदित्यनाथ को कोई एक ऐसी सेफ सीट दी जाए जहां से उनका जीत जो है वो निश्चित हो। क्योंकि अगर उनका मुख्यमंत्री का फेस ही अगर
अगर ऐसा कुछ होता है, चुनावी जी। समीकरण अगर बढ़ते हैं, उनके पक्ष में नहीं रहता है, तो ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य कह सकते हैं कि होगा कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा ही हार जाए, अगर ऐसा होता है तो। और जैसे कहीं आपको ना याद कहीं होगा, एक दल उनको संभावित भावी प्रधानमंत्री के रूप में भी देख रहा है। एक बड़ी भीड़ ऐसी हो गई है, तो इस देखिए वजह ये से बीजेपी भी रणनीति बनाएगी। देखिए ये चीजें सभी जगह पे होती हैं। ये कोई उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, योगी आदित्यनाथ के साथ हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। आपको जी। याद होगा इससे पहले अब बिहार के अंदर नीतीश कुमार, उनके जो समर्थक थे वो भी लगातार और आज भी कहते हैं, भले ही वो जी। बीजेपी के साथ गठबंधन में हो, लेकिन आज भी सवाल उठाते रहते हैं कि अब नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। जी। उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ के जो समर्थक हैं वो भी इस बात को दाहे बगाहे कहते ही रहते हैं कि ये योगी के बाद उनका उत्तराधिकारी, मतलब मोदी के बाद उनका उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ ही होंगे। खैर ये सब जो बातें हैं वो बस हवा में तैरने वाली बातें हैं, इस पे फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है, या मुझे इसमें कुछ भी सच्चाई नजर नहीं आती है। हाँ, समर्थक हैं, समर्थक अपने जो नेता होते हैं उनके पक्ष में नारे लगाते हैं, उनको प्रधानमंत्री बनवा दें, उनको राष्ट्रपति बनवा दें, वो उनकी मर्जी है, लेकिन फिलहाल ऐसा दिख नहीं रहा है। मेन मुद्दा फंसा हुआ है योगी आदित्यनाथ किस सीट से चुनाव लड़े, सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि पूर्वांचल में अगर देखा जाए तो गोरखपुर के अंदर 2019 में, आपको याद होगा 2019 से पहले जब वहां पे उपचुनाव हुए थे, जब 2017 में मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, उस वक्त जब उपचुनाव हुआ था गोरखपुर में, तो उस सीट पर बीजेपी का कैंडिडेट हार गया था। मतलब वहां पे भी कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लग रहा है कि इस सीट से भी उन्हें खतरा है। हालांकि कई सीट ऐसी हैं जहां पे उनको सेफ हो सकता है, लेकिन बीजेपी को खतरा ये महसूस हो रहा है। जबकि अवध, आगरा, जो सबसे उनका, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको अवध क्षेत्र में ही भेजेंगे, क्योंकि मथुरा जहां तक देखें तो वो भी आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश से थोड़ा लगा हुआ इलाका आता है, किसानों का वहां भी प्रभाव है। जी। तो वहां पे भेजना, तो मुझे नहीं लगता है कि वहां पे बीजेपी भेजेंगे। संभवतः उनको अयोध्या से ही लड़वाया जाएगा। इसके पीछे वजह है, वजह यह है कि वहां पे राम मंदिर बनना शुरू हो गया है। जबकि अगर वो मथुरा जाते हैं तो वहां पे कहेंगे कि हम ये करवाएंगे, हम वो करवाएंगे। यहाँ पे उनको गिनवाने के लिए एक काम है कि हमने अयोध्या में राम मंदिर को बनवाना शुरू कर दिया है, जिसका निश्चित तौर पर उनको राजनीतिक फायदा भी मिलेगा। जाहिर तौर पे। और एक चीज और है, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी सत्ता को, सत्ताधारी पार्टी हो या किसी भी पार्टी को सत्ता तक पहुंचने के लिए 202 सीटों की जरूरत होती है। इस बार आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी का तो खैर अभी नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आपको लग रहा है कि ये 202 पहुंचकर जा सकती है अपने दम पे? देखिए इसके पीछे अब ये अनुमान लगाना फिलहाल तो ठीक नहीं होगा कि जी। भारतीय जनता पार्टी 202 पार करेगी, या उनका जो नारा है वो 300 प्लस का नारा है उसको वो पार करेंगे, या जो पिछली बार मिला था 2017 में जो अभूतपूर्व कह सकते हैं उसको समर्थन, जी। उसको पार कर पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस वक्त, भले ही पहले से उनकी लोकप्रियता कम हुई है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, रोजगार को लेकर के लोग युवा लोग सवाल भी पूछ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी करी है उसके अंदर उत्तर प्रदेश का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो निचले क्रम पे है। इवन वो बिहार से भी निचले स्तर पे चला गया है। तो कहीं ना कहीं इन सब का है। अब इसी को ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही। कहीं भी आप मंच पे जाइएगा, किसी भी रैली में जाइएगा, तो वहां पे मुद्दे क्या होते हैं? अयोध्या का राम मंदिर, काशी का विश्वनाथ कॉरिडोर, मथुरा में मंदिर बनवाएंगे। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो बीजेपी प्रचार कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसको उसका फायदा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक बड़ा जनसमूह है। आप इस बात को समझना होगा हमें कि एक बड़ा समूह है जो उनका वाकई में इन मुद्दों पर समर्थन कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता, और उस चीज को भुनाने में जो है अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नाकाम दिख रहे हैं। हाँ, वो मुद्दों को उठा रहे हैं, वो बुनियादी मुद्दों को, जनता से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन उसका ये काउंटर करने में अखिलेश यादव भी मुझे लगता है कि ये असफल ही दिख रहे हैं, जो उनका धार्मिक मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त इस चीज का जवाब देना कि बीजेपी 200 पार करेगी, पूर्ण बहुमत से आएगी, या फिर कुछ ऐसा होगा, तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी। अभी कह पाना सही नहीं होगा। अभी कह पाना सही नहीं होगा। जी बिल्कुल। अब देखना होगा कि चुनावों में क्या कुछ बयार रहती है, क्योंकि सारी पार्टियां अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं। वक्त बहुत कम बचा हुआ है।
अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा, इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे लग रहा है जनवरी के पहले हफ्ते तक करने की उम्मीद है, तो देखना होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो सर्दी का मौसम आ गया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में गर्मियां तेज से हैं और मौसम बड़ा बदल रहा है। कौन किसके हाथ में सत्ता होगी ये तो हमें 2 महीने बाद ही पता चलेगा, 3 महीने बाद, अगर सारी स्थितियां ठीक रही और चुनाव सही से हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े। बाकी उत्तर प्रदेश की जनता को ये तय करना होगा कि किसे अपना सत्ता पे बैठा लेगी और किसे कुर्सी हटाएगी, किसकी कुर्सी छिनवाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सनराइज न्यूज।